हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण का सेट 1 लेकर आई हूं, यानी कि इसमें 30 क्वेश्चंस का समावेश होगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, उसके ऑप्शंस बोलूंगी और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी। उसमें आप लोग सोचिएगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 30 क्वेश्चन मायने रखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2017 में पूछे गए सारे पूरे 30 क्वेश्चन जो आते हैं पर्यावरण में यूपी टेट की परीक्षा में 2017 के क्वेश्चंस हैं ये। तो ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, उनके ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग अपने मन में उस क्वेश्चन के आंसर को गैस कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन भी करूंगी थोड़ा सा उस क्वेश्चन का आंसर, जिससे उसी के साथ साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएं। तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, फिर 21 मई 1949 को, फिर दिया है 13 नवंबर 1949 को। तो बताइए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? एक बार मैं फिर से ऑप्शन बोल रही हूं, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 और फिर ऑप्शन दिया गया है 13 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से निकाल लेंगे। और अगर आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है तो संविधान का एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना, जिसमें कि संविधान के बारे में स्टार्टिंग जो संविधान की होती है वो मैंने बताई हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच ना किया हो तो उस वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जन गण मन क्या है, राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रगान किसको कहते हैं? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत जो होता है वो कौन सा होता है? वो वंदे मातरम होता है। इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो इनके द्वारा रचित जो है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण दत्त ने गाया था। इसके गायन का समय कितना है? 52 सेकंड, ठीक है। जनगण मन, ये जो राष्ट्रगान है, इसके गायन का समय कितना है? इसके गायन का समय है 52 सेकंड। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कितनी जानकारी मिल जाती है? एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो गए हैं। इससे एक क्वेश्चन से, केवल एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, उसकी छोटी सी यानी कि छोटा सा आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया, तो उससे आपके 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरीके के 30 क्वेश्चन अभी आप लोगों को और सुनने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला सुना है आप लोगों ने? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सुनिए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो बताइए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत से कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए, इसका
आंसर होगा अजमेर। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर में ये आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर है, जहां क्या है? सिर्फ एक मंदिर, किसका? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल पुष्कर में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। कहाँ है? पुष्कर में। तो यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। ये छोटी सी व्याख्या इसकी हो गई। तो हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए अभी तक? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी के साथ तैयार हुए। इसी के साथ हमारे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक हमारे तैयार हो गए। अब देखिए हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके ऑप्शन जो है वो नोट कर दे रही हूं। सबसे पहला दिया है UVA, फिर दूसरा दिया है UVB, फिर तीसरा दिया है UVC, फिर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए हानिकारक कौन सा होता है? UVC, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतया उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, UVA, UVB और UVC। इन किरणों में UVC जो है वो सबसे अधिक हानिकारक होती है। याद रखिएगा ये आप लोग कि UVC जो है वो सबसे हानिकारक होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, फिर दिया है मृदा, उसके बाद कवक, फिर फॉस्फोरस। तो बताइए जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है कौन सा? प्रोटीन, मृदा, कवक, फॉस्फोरस। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा C, यानी कि कवक। ठीक है, जैव मंडल का अजैविक घटक क्या नहीं है? कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये अजैविक घटक नहीं होते हैं। क्या? कवक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना, तो ऑप्शन सुनिए इसमें दिए गए हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आप लोग बताइए गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि जब भी इसका टॉपिक आया था पर्यावरण का, तो मैंने आप लोगों को बताया था गिर से याद रखेंगे गुजरात। गिर परियोजना गुजरात। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। गिर से क्या याद रखेंगे? गुजरात। तो एशियाई सिंहों का घर, यानी कि होम ऑफ एशियाटिक लॉयन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। ये परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी गिर शेर परियोजना। तो हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए?
अभी हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और अभी मुझे आप लोगों को 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बीच से स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जिससे ऐसे ही मैं आपको डेली यानी कि यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं आपको अब इसी तरह से सॉल्व करवाऊंगी। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शन बोलूंगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको और उसके बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, यानी कि आप अपने मन में सोचिएगा, उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अरावली श्रेणी से, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है लद्दाख ग्लेशियर से, फिर हमारा दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर दिया है मिलाप ग्लेशियर से। तो आप बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, सुन लीजिए। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 यानी कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन में दिया हो सकता है गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमानी, तो दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, यहां इसे भागीरथी कहते हैं, यहां इसे भागीरथी कहते हैं। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों, तो देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। कितने क्वेश्चंस हमारे एक क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, देख लीजिए आप लोग खुद ही। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी की बात। ये कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 8th नंबर का। अभी हमारे 6 क्वेश्चन हुए थे शायद, और अभी जो मैंने आपको बताया वो 7th क्वेश्चन था। अब मैं आपको 8th क्वेश्चन बता रही हूं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा WWF से क्या आशय है। WWF की फुल फॉर्म बताइए, किसको किसको पता है WWF? तो WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अब देखिए सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों का पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो बताइए कौन सी एजेंसी पूछी जा रही है, कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? तो ऑप्शन इसमें देखिए दिए गए हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिर दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिर दिया है हमारा ऑप्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिर दिया है केंद्रीय जल आयोग, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया।
तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यानी भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। ये बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th वाला। देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ अवस्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो बताइए कोटोपैक्सी कहाँ अवस्थित है? तो कोटोपैक्सी अवस्थित है एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी जहां पर आ जाए वहां एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10th वाला। देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो बताइए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? एक बार मैं फिर से ऑप्शन बोल दे रही हूं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ब्रह्मपुत्र। तो देखिए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 2580 किलोमीटर और भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। तो इसी के साथ हमारे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक क्वेश्चन से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 11th वाला। ये देखिए 11th क्वेश्चन दिया गया है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि, ध्यान से सुनिएगा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर होते हैं मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वो क्या है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं, ऑप्शन मैं आपको बता रही हूं, 3, 4, 5, 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 3, 4, 5, 6 कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 5। तो इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और इसमें स्थायी सदस्यों की बात पूछी गई है, कुल सदस्यों की बात नहीं पूछी गई है। तो इसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। और कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? कुल इसमें होते हैं 15। तो देखिए स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन।
ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हर बार एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में यानी कि अलवर में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो इसमें राजस्थान हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब देखिए एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क, तो एगमार्क का संबंध किससे होता है? ऑप्शन देखिए क्या दिए गए, गुणवत्ता से, संसाधन से, उत्पादन से, पैकेजिंग से। तो एगमार्क का संबंध नॉर्मल सी बात है, गुणवत्ता से होता है। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है, याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाता है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। बताइए आप लोग, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1972 में। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अब देखिए, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही जो बनता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सुनिए, इसमें दिए गए हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की क्रिया को नॉर्मल सी बात है किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन कहलाती है। इसके बाद हमारा देखिए 20 क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? संविधान का वीडियो अगर ना देखा हो तो फिर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ऑप्शन सुनिए, इसमें दिए गए हैं, जर्मनी, फिर दिया है यूएसए, फिर दिया है यूएसएसआर, फिर दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो बताइए, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है किस देश के संविधान से? तो ये लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अब देखिए, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था कब से? 1972, 1973, 1981, 1985। तो बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब से हुई? 1973 से। इसके बाद आता है, फूलों की घाटी अवस्थित है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस वाकई में इंपॉर्टेंट हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। फिर है हमारा देखिए, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। तो एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। और जबकि शिशु अवस्था में कितनी अस्थियां होती हैं? 300। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, फिर एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो क्या सत्य नहीं है इसमें एलपीजी के संदर्भ में? तो
तो एलपीजी के संदर्भ में कथन सत्य नहीं है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। अब देखिए दिया गया है हमारा क्वेश्चन है अगला, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, फिर इसमें दिया है चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की, रॉबर्ट हुक की। तो देखिए प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की। फिर है हमारा क्वेश्चन देखिए मकर रेखा है, तो मकर रेखा है, ऑप्शन सुनिए इसमें क्या क्या दिए गए हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री पूर्वी और 23.5 डिग्री पश्चिमी। तो अब बताइए मकर रेखा है क्या, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें दक्षिणी वाला, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो बताइए आप लोग इसका आंसर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा हेग में, हेग में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए इसी तरह 30 क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, इसी तरह से सारे सेट चलेंगे हमारे। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपको इसी तरह के सेट सॉल्व करवाती रहूंगी। हर सब्जेक्ट के, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर सब्जेक्ट के मैं आपको सेट सॉल्व करवाऊंगी। इसी तरह मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शन बोलूंगी, आप लोग अपने मन में गैस कीजिएगा, फिर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमारे साथ साथ तैयारी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।